हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं प्रोग्राम टू कैलकुलेट एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इन सी लैंग्वेज। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस प्रोग्राम को। यहाँ पर हम सिर्फ प्रोग्राम बनाना ही नहीं देख रहे हैं, यानी प्रोग्राम का सोल्यूशन ही नहीं देख रहे हैं, बल्कि ये भी सीख रहे हैं कि हमें प्रोग्राम बनाने की अप्रोच कैसे डेवलप करनी चाहिए। तो कुछ टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले जो प्रोग्राम आपको बनाना है वो आपको समझ में आया है कि नहीं, आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो पहली स्टेप तो ये होगी कि हमें पता होना चाहिए कि एलसीएम होता क्या है और इसे निकालते कैसे हैं। पहले हमें वो आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप प्लीज़ पहले वो चीज़ सीख लीजिए। वैसे दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत तो मैं यहीं पर आपको सिखा दूंगा। और दूसरी बात, जब आपको ये पता है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो अगला काम ये करिए कि आप, जो मैं हमेशा कहता हूं, आउटपुट को इमेजिन करिए। आप इमेजिन करिए कि आपका सॉफ्टवेयर बन चुका है और कोई यूज़र उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है, तो उसे स्क्रीन पे सबसे पहले क्या दिखना चाहिए। आप कहेंगे एंटर अ नंबर, एंटर टू नंबर्स इनफैक्ट, क्योंकि एलसीएम हमें दो नंबर्स का निकालना है, तो स्क्रीन पे मैसेज आना चाहिए एंटर टू नंबर्स। तो ये जब आप सोचते हैं तो आप इसको अपने कॉपी में डायग्राम बना के लिख लीजिए कि एक स्क्रीन है, आउटपुट स्क्रीन है और उस पर लिखा हुआ है एंटर टू नंबर्स। तो आपका ऐसा लिखना आपको क्लिक कराएगा कि अच्छा यहाँ प्रिंट एफ लिखना है। फिर दो नंबर यूज़र एंटर करेगा तो आपको क्लिक करेगा अच्छा यहाँ पे स्कैन एफ लिखना है। इस तरीके से आप आउटपुट को इमेजिन करिए और आपको समझ में आएगा कि क्या लिखना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। और जितना समझ में आता जा रहा है उतना लिखते जाइए, क्योंकि धीरे धीरे वो करेक्ट होते होते बन जाएगा। दूसरी टिप ये है कि जब आपका प्रोग्राम का स्केलेटन तैयार हो जाए, है ना, तो आपको मेन लॉजिक पर आना होगा। यानी आपने सोचा कि आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखे। सबसे पहले तो आपने यही सोचा, तो आपने ये कहा कि भाई ये आउटपुट स्क्रीन है और यहाँ पे सबसे पहले दिखना चाहिए एंटर टू नंबर्स। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ एंटर टू नंबर्स। तो आप क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम में लिख लेते हैं प्रिंट एफ। ये आपने लिख लिया, है ना। इनफैक्ट मैं डायरेक्टली प्रोग्राम बना के बता देता हूँ। आप क्या सोच रहे होंगे, आपने मेन फंक्शन बनाया होगा, ओके, उसके बाद अंदर प्रिंट एफ लिखा होगा कि भाई स्क्रीन पे अगर हमें ये देखना है कि एंटर टू नंबर्स, तो ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब आपने ये सोचा कि इसके बाद ऑब्वियस है कि कोई नंबर्स एंटर किए जाएंगे। जैसे यूज़र ने नंबर एंटर किया 4, फिर एंटर किया 6, तो ये आपके पास प्रोग्राम में कैसे आएंगे, इसके लिए आपने लिखा होगा स्कैनएफ। और जैसे ही आप स्कैनएफ लिखने जा रहे थे, आपने कहा दो वैल्यू एंटर करानी है तो 2% लगाने पड़ेंगे। और इसके बाद जैसे ही आपने लिखा कॉमा, आप रुक गए। आपने कहा अरे यहाँ तो किसी वेरिएबल का नाम लिखना है, तो वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो आपने गए और वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। मान लीजिए वो दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, तो आपने यहां पर ए और बी वेरिएबल में वैल्यूज रख ली। तो यहां तक का तो कम से कम प्रोग्राम बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब इसके बाद कैसे करते हैं, तो इसके बाद आप अटक गए, क्योंकि अब यहां पे आपको सोचना है कि करें क्या। आप तो ये देखिए कि एंड यूजर जब इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है, तो उसने 4 और 6 जैसी एंटर किए, अगली चीज उसे स्क्रीन पे क्या दिखाई देगी। अगली चीज स्क्रीन पे दिखाई देगी एलसीएम इज 12। 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है, तो एलसीएम इज 12, ये दिखना चाहिए। तो आपने कहा कि ठीक है, ये भी हो जाएगा। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा। तो हमने लिखा प्रिंट एफ एलसीएम इज, फिर हमको लगा अरे अब 12 कैसे लिखें, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि सामने वाला 4 और 6 ही एंटर करेगा, तो हमेशा आंसर 12 नहीं आएगा, तो यहाँ 12 तो नहीं लिख सकते। ओके ठीक है, परसेंट ही लिख देते हैं और कोई एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम वैल्यू रख लेंगे रिजल्ट। तो हमने एक और वेरिएबल लिखा एल, तो डेफिनेटली हमें एक वेरिएबल और डिक्लेयर करना पड़ेगा एल। अब हमारा प्रोग्राम बनके तैयार है, लेकिन ये जो बीच में मैंने जगह छोड़ी हुई है, इस जगह को देखिए। यहां पर मुझे कुछ ऐसा लिखना है जिससे एल के अंदर ए और बी का एलसीएम स्टोर हो जाए। तो इसका मतलब हमारे प्रोग्राम का एक स्केलेटन तैयार हो गया, एक ढांचा तैयार हो गया। अब हमें फिलिंग करनी है, हमें बीच में बस लॉजिक को इंसर्ट करना है। तो अब ज़रूरत है लॉजिक बनाने की। तो जितना आपको ये आउटपुट इमेजिन करने से बन जाता है उतना आप बना लीजिए, तो बेसिक कोडिंग आपकी हो जाती है। अब आपको लॉजिक बिल्डिंग के लिए काम करना है, तो उसके लिए मैं फिर अगेन आपको टिप देता हूँ। तो अब टिप ये है कि आप पहले वो दो नंबर्स
एग्जाम्पल ले लीजिए। बहुत ध्यान सुनिएगा, पहली टिप ये थी कि आप प्रोग्राम को अच्छे से समझें कि प्रोग्राम में बनाना क्या है। एलसीएम, तो एलसीएम आता है या नहीं है पहले वो चेक करें। दूसरी बात, आउटपुट को इमेजिन करिए जिससे बेसिक स्केलेटन आपका तैयार हो जाएगा, कोड पहले तैयार हो जाएगा। तीसरी स्टेप में आपको जो कैलकुलेट करना है उसका एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल को समझिए कि कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, उन स्टेप्स को समझिए और फिर उनको जनरलाइज करने की कोशिश करिए। ये हमारा फिक्स फॉर्मूला हो गया किसी भी प्रोग्राम को बनाने का। तो आइए हम एक एग्जाम्पल लेके स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ एलसीएम। आप में से ज़्यादातर लोग कहेंगे कि हाँ मुझे पता है एलसीएम क्या होता है। अगर वाकई पता है तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जितने व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से 80% लोगों को नहीं पता कि एलसीएम क्या होता है। नहीं मानते ना मेरी बात? चलिए अब देखते हैं, आपसे मैं सवाल पूछता हूं, आप जवाब देने की कोशिश करिएगा। ओके, हम बात कर रहे हैं एलसीएम की। आप कहते हैं कि आपको एलसीएम का मतलब मालूम है। चलिए सबसे पहली बात, आप एलसीएम का फुल फॉर्म बताइए। आराम से बताइए, सोचिए एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने सोचा, कहा लोएस्ट या लीस्ट कॉमन फैक्टर। कई लोगों ने कहा, हाँ कई लोगों ने कहा है, मैं जानता हूं। लेकिन आप देखिए ये तीसरा लेटर है एम, तो एम से फैक्टर तो नहीं हो सकता। तो एलसीएम का फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो कई सारे लोग अब मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि एलसीएम उनको नहीं आता था। अच्छा, अब वो ये कहेंगे कि नहीं हमें फुल फॉर्म नहीं आता था लेकिन हमें एलसीएम तो आता है। तो मैं कहूँगा आपको एलसीएम अभी भी नहीं आता है। मैं इसको प्रूव करता हूँ, क्योंकि कई लोगों को ये नहीं मालूम कि एलसीएम होता क्या है। नहीं मानते इस बात को? चलिए मुझे जवाब दीजिए फिर। जैसे दो नंबर हैं 4 और 6, आप मुझे बताइए कि 4 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे। तो क्या जवाब दे रहे हैं आप? 4 के मल्टीपल्स होंगे 2, 2 इंटू 2। अच्छा, 6 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 2 इंटू 3। ओके, आपका गलत जवाब है। अगर आपने ये जवाब सोचा है तो ये गलत जवाब है। मैं जानता हूँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका सही हुआ होगा जवाब, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। ज़्यादातर लोगों ने आंसर क्या दिया है? 4 के मल्टीपल्स बोले हैं 2 इंटू 2 और 6 के मल्टीपल्स बोले हैं 2 इंटू 3। गलत। आप बता रहे हैं मुझे फैक्टर्स। ये फैक्टर्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मल्टीपल्स। यानी 4 के मल्टीपल हैं 8, 12, 16, 20। ये 4 के मल्टीपल्स इन्हें बोलते हैं। जो आप बता रहे थे वो फैक्टर्स थे। आई होप अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो आप ऐसा क्यों बोलते थे कि आपको एलसीएम आता है? आप इसलिए ऐसा बोलते थे क्योंकि आपको कुछ स्टेप्स रटी हुई हैं। ऐसे लिखो, ठीक है। फिर आपने कहा कि यहाँ 2 लिखो, ये 2, ये 3, फिर 2 लिखो, ये 1, ये 3, फिर 3 लिखो। जब तक ये दोनों 1 नहीं आ जाए तब तक लिखो, और फिर 2 को 2 से फिर 3 से, ये तीनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर दो और ये 12 आ गया और ये आपका आंसर। आप बिल्कुल सही करते थे, लेकिन आप क्या करते थे ये आपको नहीं मालूम था, ये मैं कहना चाह रहा हूं। 6 के मल्टीपल्स क्या है? 12, 18, 24। अब होता यह है कि एलसीएम कैलकुलेट आप जैसे तैसे कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये नहीं मालूम कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, आप इसका एप्लीकेशन नहीं समझ पाएंगे। यानी कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर एलसीएम अप्लाई हो रहा होगा पर वहां कहीं लिखा नहीं होगा कि आपको एलसीएम निकालना है, तो आपको क्लिक नहीं करेगा कि इस जगह पर एलसीएम निकालना होना है। आप कभी लोअर मैथ्स की वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, आपको मेरी बात समझ में आएगी। ठीक है, चलिए ये मैंने लिखा, पर आप जानते हैं मल्टीपल्स केवल यहीं तक नहीं है, मल्टीपल्स इनफाइनाइट होंगे। ठीक है ना। अब मुझे ये बताइए कि आपको मल्टीपल्स का मतलब क्लियर हो गया। ठीक है, अब बताइए मुझे कॉमन का मतलब मालूम है आपको? कॉमन यानी क्या क्या कॉमन है दोनों में? 12 कॉमन है, फिर और क्या कॉमन है? 24 भी कॉमन है, और क्या कॉमन है? 36 भी कॉमन है।
और कोई कॉमन दिख रहा है? कॉमन तो और भी आएंगे, जैसे 48 कॉमन आएगा और भी बहुत सारे, तो कॉमन भी कितने आएंगे? इनफाइनाइट। तो अब आपको कॉमन का मतलब भी मालूम है। अब मुझे बताइए लीस्ट का मतलब मालूम है? लीस्ट, लोएस्ट, यानी सबसे छोटा। कौन है सबसे छोटा? 12, इसलिए 12 एलसीएम है। इसीलिए कि कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट तो आप बता ही नहीं सकते, वो इनफाइनाइट होगा। इसलिए हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कभी नहीं पूछा जाता, हमेशा पूछा जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल 12 है। तो बेसिकली अगर आप बोलते हैं ये ए और बी हैं, 4 और 6 को आप क्या बोलते हैं? ए और बी। तो एल क्या हो गया आपका? एलसीएम, दैट इज 12। तो एल यानी एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर है जिसको ए और बी दोनों करते हैं डिवाइड। आप खुद देखिए, क्योंकि 12 जो एलसीएम है वो ए का भी मल्टीपल है तो ए से तो डिवाइड होगा, बी का भी मल्टीपल है तो बी से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब एलसीएम वो नंबर है जो दोनों से डिवाइड होता है। बल्कि मैं तो कह रहा हूं एलसीएम वो सबसे छोटा पॉसिबल नंबर है जो ए और बी से डिवाइड होता है। एल से छोटा कोई नंबर नहीं है जिसको ए और बी दोनों डिवाइड करेंगे, इसीलिए एल एलसीएम कहलाता है। तो अभी कम से कम हमें ये क्लियर है कि एलसीएम क्या होता है। अब हम इसका लॉजिक बनाने की कोशिश करते हैं। लॉजिक बहुत सिंपल है, आप वो रेंज पता करिए जो ए और बी का एलसीएम हो सकती है। मुझे बताइए ए और बी कोई भी नंबर हो सकते हैं ना, 4 और 6 तो एग्जाम्पल है। तो ए और बी कोई भी अगर नंबर हैं तो उनका स्मॉलेस्ट पॉसिबल एलसीएम क्या हो सकता है आपकी नज़र में? आप में से कई लोग कहेंगे कि सबसे छोटा एलसीएम अगर हो सकता है तो 1 हो सकता है। ठीक है, मैं आपकी बात को कंसिडर कर लेता हूं, और 1 सबसे छोटी पॉसिबिलिटी है एलसीएम की। और सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी क्या है? ए और बी का मल्टीप्लाई। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि कोई नंबर जो ए और बी को मल्टीप्लाई करने से बनता है वो डेफिनेटली ए का भी मल्टीपल है और बी का भी मल्टीपल है, तो कम से कम कॉमन मल्टीपल तो है। अब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ये जरूरी नहीं है, जैसे 4 और 6 के केस में मल्टीप्लाई करने पे 24 आता है, तो 4 6 24 कॉमन मल्टीपल तो है पर एलसीएम नहीं है। पर एलसीएम जो भी है वो 1 से लेकर ए इंटू बी की रेंज में ही है। तो मैं एक लूप चला लूंगा जिसमें एल की वैल्यू 1 से स्टार्ट करूंगा और कहां तक ले जाऊंगा? ए इंटू बी तक ले जाऊंगा। अब एल की एक एक वैल्यू को मैं चेक करूंगा कि क्या एल ए से डिवाइड हो रहा है। डिवाइड कैसे देखते हैं? मॉड्यूलो ऑपरेटर से। अगर एल ए से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 देता है, एंड लॉजिकल एंड लगाएंगे। एल बी से डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर क्या देता है? 0 देता है। तो इसका मतलब क्या है? वो ए से भी डिवाइड हो रहा है, बी से भी डिवाइड हो रहा है, तो कॉमन मल्टीपल है, तो एलसीएम है। पर एलसीएम सबसे छोटा होना चाहिए, तो छोटा ही तो है क्योंकि हमने एल की वैल्यू 1 से स्टार्ट किया है एक्सप्लोर करना। तो पहले तो मुझे जो मिल जाएगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, वो छोटा ही होगा ना, क्योंकि मैं 1 को चेक करूंगा, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को। तो 12 पहले आएगा कि 24 पहले आएगा? 12 ही पहले आएगा ना, इसीलिए हमें एलसीएम मिल जाएगा। तो ये कंडीशन जब भी ट्रू होगी हमारे को एल की वैल्यू ही आंसर बोलना होगा। समझ में आया? और जो आपका तरीका था इससे भी हम प्रोग्राम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी हम कभी देखेंगे, लेकिन फिलहाल इस लॉजिक को हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने एल लिया हुआ है, इसको एक लूप में यूज कर रहा हूं। एल की वैल्यू 1 से स्टार्ट करता हूं। एल लेस देन इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। और एल प्लस प्लस, इसके अंदर क्या लिखूं? यदि एल ए से डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली एंड एल बी से भी डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली, तो क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा प्रिंट एफ। प्रिंट एफ तो नीचे लिखा हुआ है ना, तो फिर मैं यहां क्यों लिखूं? यहां नहीं लिखता, यहां सिर्फ क्या लिखता हूं? ब्रेक, ठीक है। अब एक ही लाइन लिखनी है अगर, तो ये देखो एक ही लाइन लिखनी है तो मैं करली ब्रैकेट भी क्यों लगाऊं, ठीक है। अब लूप के बाहर जब आओगे तो ब्रेक से बाहर आ जाओगे, और ब्रेक से ही बाहर आओगे, लूप की नॉर्मल लाइफ तो कभी कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि ए इंटू बी जब एल की वैल्यू होगी तो भी कंडीशन ट्रू होगी, अंदर आएगा और वो तो सेटिस्फाई कर ही जाएगा वर्स्ट केस में, तो ब्रेक बाहर
भेज ही देगा, और जब बाहर भेजेगा तो एल में जो वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा। बन गया आपका प्रोग्राम। अब इसको एक बार रन करके भी देख लेते हैं। मैं इसको रन कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ इस लॉजिक को भी हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। हालांकि इससे आंसर आ जाएगा हमारा। जैसे मैंने 2 नंबर एंटर किए 4 और 6, तो इसने आंसर दे दिया 12, यानी आंसर तो हमारा आ रहा है। लेकिन हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? अभी हमने सोचा कि लोएस्ट वैल्यू क्या होगी 1, पर आप मुझे बताइए अगर 2 नंबर है 4 और 6, तो इनका एलसीएम इन दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब 4 से छोटा नहीं हो सकता, 6 से छोटा नहीं हो सकता आंसर। मानते हैं इस बात को? क्योंकि 4 से छोटा होगा तो 4 का मल्टीपल नहीं होगा, और 6 से छोटा होगा तो 6 का मल्टीपल नहीं होगा। तो कॉमनली अगर मैं बोलूं कि 6 से छोटा नहीं हो सकता आंसर, 4 से छोटा क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि 4 से बड़ा ऐसा नंबर है जो 6 से छोटा है, जैसे 5 है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो इन दोनों में बड़ा है, ए और बी में जो बड़ा है, उससे छोटा तो हो ही नहीं सकता ना आंसर, उसके बराबर या उससे बड़ा ही होगा आंसर। तो ए और बी में जो ग्रेटर है वो है स्मॉलेस्ट पॉसिबिलिटी। तो मैं 1 से स्टार्ट क्यों करूं लूप को? थोड़ा सा और एफिशिएंट बना देता हूं। मैं एल के अंदर असाइन करता हूं, अगर ए बड़ा है, एक बड़ा है किससे? बी से, तो ए की वैल्यू नहीं तो बी की वैल्यू। देखिए कंडीशनल ऑपरेटर यूज किया है। क्या होता है इसमें? अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए की वैल्यू एल में आ जाएगी, और नहीं तो बी की वैल्यू एल में आ जाएगी। जो बड़ा होगा ना ए और बी में, उसकी वैल्यू एल में आ जाएगी। अब ये बात मैंने यहां लिखी है, यहां ना लिखकर यहां से हटा देता हूं, यहां की जरूरत ही नहीं है ना। और मैं कहां लिख देता हूं? मैं इसको उठा के लिख देता हूं इस 1 की जगह पर, यहीं पे लिख देता हूं। एक लाइन और क्यों वेस्ट करूं? तो यहीं पे मैंने लिख दिया इनिशियलाइज करवाते वक्त, तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। अब ये लूप कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 6 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 4 और 6 में 6 बड़ा है। लेकिन हाँ, एग्जाम्पल हम चेंज भी कर सकते हैं। हम ये भी सोच सकते हैं कि 4 और 6 के जगह कुछ दूसरी वैल्यू एंटर करें, ठीक है, वो भी हम कर सकते हैं। अभी फिलहाल 4 और 6 का एलसीएम देखो 12 आ रहा है। और कुछ कर सकते हैं, जैसे मैं वैल्यू एंटर करता हूँ 24 एंड 36, तो इनका एलसीएम 72 आता है। बिल्कुल सही है। क्या इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। आप एल को एक एक करके बढ़ा रहे हैं, पर आप एक बात बताइए, सबसे छोटी वैल्यू आपने क्या ली? 6 है ना। 4 और 6 के एग्जाम्पल में 6, यानी जो बड़ा नंबर है। तो 6 और 12 के बीच के जो नंबर्स होंगे वो तो कभी आंसर हो ही नहीं सकते ना। क्यों? क्योंकि वो 6 के मल्टीपल नहीं होंगे। तो क्यों ना मैं 6 के मल्टीपल्स को ही चेक करूं, सिर्फ जो बड़ा नंबर है उसके मल्टीपल्स को ही चेक करूं, तो मुझे कम चेकिंग करनी पड़ेगी। तो वो कैसे होगा? एल में हम मल्टीपल्स डालते जाएं, किसके? बड़े नंबर के। अब जो बड़ा नंबर है वो कौन है? ए और बी में कोई होगा? जो बड़ा नंबर है उसके मल्टीपल्स। अब मल्टीपल्स कैसे करेंगे आप? तो आप उसमें ये बड़ा नंबर जोड़ते जाइए। तो एल में असाइन करें एल प्लस जो बड़ा हो, किसमें? ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क ए कोलन बी। ए और बी में जो बड़ा होगा वो एल में ऐड होता जाएगा। तो जैसे 6 था तो 6 और ऐड हो जाएगा एल में, तो 12 हो जाएगा। तो ये भी हम कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा कर दिया तो क्या रिजल्ट कुछ गलत आ जाएगा? नहीं, रिजल्ट बिल्कुल सही आएगा। देखिए 4 और 6 एंटर करता हूँ, आंसर इज 12। तो ये और ज़्यादा एफिशिएंट हो गया। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, और अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com, ये नीचे लिखी हुई है। आप इस वेबसाइट को भी विजिट करिए। इसमें आपको प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज से रिलेटेड और भी वीडियोस मिलेंगे, साथ ही कैंपस प्रिपरेशन के लिए भी वीडियोस मिलेंगे, और थ्योरी लेक्चर्स के लिए भी वीडियोस मिलेंगे। थ्योरी लेक्चर्स किसके? सी के, C++ के, जावा के, PHP के, डेटा स्ट्रक्चर के, DBMS के, इस तरह के आपको कई सारे कोर्स करने को मिलेंगे। पूरे लेक्चर्स, पूरा कोर्स उसमें कवर होता है, और मैं डेली उसमें वीडियोस भी अपलोड करता हूँ। तो डेली मैं आज की डेट में 2 वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, भविष्य में हो सकता है ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर पाऊँ। कौन से वीडियोस अभी रिसेंटली अपलोड करें इसकी लिस्ट भी वहाँ मिलती है, कौन से अपलोड करने वाला हूँ इसकी लिस्ट भी वहाँ मिलती है। जो लोगों की, व्यूअर्स की, आप लोगों की डिमांड आती है, मैं उन डिमांड को भी कंसिडर करके शेड्यूल करने की कोशिश करता हूँ कि वो वीडियोस ज़रूर आ जाएँ जो आप चाहते हैं।
तो आपके लिए ये वेबसाइट बहुत काम की हो सकती है, और यदि आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ इसको शेयर करिएगा। शेयर करने का एक बहुत सॉलिड रीज़न ये है कि एक तो ये फ्री में है, दूसरा ये हिंदी में है, तो दोनों चीज़ें कई लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और मैं इसकी इतनी मार्केटिंग पे पैसा खर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इससे पैसा कमा नहीं रहा हूँ, इस रेशो में पैसा मैं कमा नहीं पाऊँगा। मैं इसको फ्री में देना चाहता हूँ। तो अगर मेरा ऑब्जेक्टिव आप समझें तो इसको स्प्रेड करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप लोग ही इसको फेसबुक वॉल पे अपने जिस भी माध्यम से शेयर करिए, साइट को भी और वीडियोस को भी। तो जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा उतना हमारा मकसद पूरा होगा। थैंक यू।